दोस्तों, मिडिल ईस्ट इस वक्त ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां हर गुजरता दिन हालात को और ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं। जो घटनाएं पहले सिर्फ चेतावनी लगती थी, अब वो खुलकर टकराव में बदलती दिख रही है। एक तरफ हॉर्मुज की खाड़ी में ईरान और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीधा भिड़ंत ने पूरे क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। हालात इतने तेजी से बदल रहे हैं कि हर घंटे नई खबर सामने आ रही है और हर खबर अपने साथ एक नई चिंता लेकर आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते तनाव की। हाल ही में हिजबुल्लाह ने इजराइल पे बड़े स्तर पर हमला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 20 से ज्यादा रॉकेट एक साथ दाग दिए, वो भी किसी सामान्य तरीके से नहीं बल्कि ड्यूटी रॉकेट लॉन्चर के जरिए, जिससे हमले की तीव्रता कई गुना बढ़ जाती है। ये हमला कोई छोटा मोटा जवाबी कदम नहीं था बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लग रहा था। और दोस्तों, खास बात यह है कि ये हमले उस वक्त हुए जब लेबनान और इजराइल के बीच शांति वार्ता चल रही थी। वाशिंगटन में बातचीत जारी थी, उम्मीद की जा रही थी कि शायद तनाव कम होगा, लेकिन हिजबुल्लाह के इस कदम ने साफ कर दिया कि जमीन पे हालात कूटनीति से कहीं ज्यादा तेज गति से बिगड़ रहे हैं। हमले के बाद इजराइल के कई इलाकों में सायरन बज उठे, लोगों को बंकरों में जाना पड़ा और सेना तुरंत एक्टिव हो गई। लेकिन असली चिंता तब बढ़ी जब घायल सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। दक्षिण लेबनान के पास तैनाती इजरायली सैनिकों पे हुए इन हमलों में सैकड़ों जवान घायल हो गए। रिपोर्ट में बताया गया कि 400 से ज्यादा सैनिक जख्मी हुए हैं। कई जगहों पे हालात इतने गंभीर थे कि हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। उत्तरी इजराइल के हाइफा शहर में मौजूद रामबान अस्पताल में एक के बाद एक घायल सैनिकों को लाया जा रहा था और मेडिकल टीमें लगातार काम कर रही थी। ये कोई एक दो घंटे की घटना नहीं थी बल्कि लगातार कई घंटों तक ये सिलसिला चलता रहा। यहाँ पर एक और बात समझनी बहुत जरूरी है कि हिजबुल्लाह के हमले सिर्फ रॉकेट तक सीमित नहीं थे। कुछ रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि इजराइल के सैन्य टैंकरों और सप्लाई लाइनों को भी निशाना बनाया गया। यानी ये हमला सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं था बल्कि इजराइल की सैन्य क्षमता को कमजोर करने की कोशिश भी थी। इससे यह साफ होता है कि हिजबुल्लाह अब सिर्फ रिएक्शन में नहीं बल्कि प्लानिंग के साथ आक्रामक रणनीति अपना रहा है। इजराइल की प्रतिक्रिया भी कम आक्रामक नहीं रही। इजराइल की तरफ से साफ कहा गया कि फिलहाल किसी भी तरह का सीज फायर नहीं किया जाएगा। यानी बातचीत एक तरफ चल रही है लेकिन जमीन पे गोलियां और मिसाइलें भी उतना ही तेजी से चल रही है। यही वो स्थिति है जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है जब डिप्लोमेसी और युद्ध एक साथ चल रहे हो। इससे न सिर्फ भ्रम पैदा होता है बल्कि हालात कभी भी पूरी तरह से युद्ध में बदल सकते हैं। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा गहराई से समझे तो ये सिर्फ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच की लड़ाई नहीं है, इसके पीछे बड़े स्तर की राजनीति और रणनीति काम कर रही है। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन माना जाता है और ऐसे में जब हिजबुल्लाह इजराइल पे हमला करता है तो ये अप्रत्यक्ष रूप से ईरान की रणनीति का हिस्सा भी माना जाता है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक सीमा विवाद के तौर पे नहीं देखा जा सकता। इसी के समांतर एक और बड़ा मोर्चा खुल चुका है ईरान और अमेरिका के बीच। रिपोर्ट के अनुसार इस टकराव में भी करीब 400 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि अमेरिका शुरू में इन आंकड़ों को लेकर चुप्पी साधे हुए था, लेकिन धीरे धीरे जानकारी सामने आने लगी। ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका अपने नुकसान को पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं कर रहा, जिससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि असल में स्थिति कितनी गंभीर है। इस पूरे माहौल में सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अलग अलग जगहों पे हो रही ये झड़पें अब आपस में जुड़ती जा रही है। इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष हो या ईरान अमेरिका टकराव, ये सभी घटनाएं एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का संकेत दे रही है। हर पक्ष अपने अपने तरीके से ताकत दिखाने में लगा है और कोई भी पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब अचानक इतना क्यों बढ़ गया। इसके पीछे कई कारण है, राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है अविश्वास। हर देश दूसरे देश की नियत पे शक कर रहा है और जब भरोसा खत्म हो जाता है तब बातचीत सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। आने वाले समय में हालात और भी जटिल हो सकते हैं क्योंकि अभी जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ शुरुआत लग रही है। जैसे जैसे जवाबी कार्रवाई बढ़ेगी वैसे वैसे इसमें और भी देश खींचते चले जाएंगे और यही वो चीज है जिससे पूरी दुनिया चिंतित है। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ सकता है। तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक राजनीति तक हर चीज इससे प्रभावित हो सकती है। अब इस पूरे संकट का
दूसरा और सबसे बड़ा खतरनाक पहलू सामने आता है हॉर्मुज की खाड़ी में बढ़ता तनाव। जहां अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हैं, यही वो जगह है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन मानी जाती है। और अगर यहाँ कुछ बड़ा होता है तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। हॉर्मुज की खाड़ी कोई साधारण समुद्री रास्ता नहीं है, दुनिया का एक बड़ा हिस्सा खासकर तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में जब ये ब्लॉकेड यानी नाकेबंदी की बात होती है तो यह सीधे सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था पे हमला माना जाता है। हाल ही में अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई और ईरान के पोर्ट्स को टारगेट करते हुए समुद्री नाकेबंदी लागू करने की बात कही। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के अधिकारियों ने दावा किया कि ये ब्लॉकेड पूरी तरह से लागू कर दिया गया है और उनका उद्देश्य है कि ईरान की आर्थिक गतिविधियों को रोकना। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का मानना है कि ईरान की लगभग 90% अर्थव्यवस्था इंटरनेशनल ट्रेड पर निर्भर है और उसमें भी समुद्री व्यापार की भूमिका सबसे अहम है। ऐसे में अगर समुद्र के रास्ते को ही रोक दिया जाए तो ईरान की आर्थिक रीढ़ को तोड़ा जा सकता है। यही राजनीतिक अमेरिका अपनाता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका नेवी ने कई ऑयल टैंकर्स को रोक दिया जो या तो ईरान की तरफ जा रहे थे या वहां से निकल रहे थे। उन्हें वापस लौटने का आदेश दिया गया, जिससे साफ हो गया कि ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक सख्त कार्रवाई है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ईरान ने भी इसका जवाब देना शुरू कर दिया है और वो भी काफी रणनीतिक तरीके से। सीधे टकराव के बजाय ईरान अब अपने ट्रेड रूट्स को बदलने और मजबूत करने में जुट गया है। खबरों के अनुसार तेहरान ने अपने बॉर्डर से जुड़े प्रांतीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो रूस, चीन और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापारिक ग्लोरियो तैयार करे। इसका मतलब साफ है, अगर समुद्र का रास्ता बंद किया जा रहा है तो जमीन के रास्ते को और ज्यादा एक्टिव किया जाएगा। ईरान की ये रणनीति काफी अहम है क्योंकि इससे ये साबित होता है कि वह सिर्फ सैन्य जवाब नहीं दे रहा बल्कि आर्थिक स्तर पे भी अमेरिका की चाल को काटने की कोशिश कर रहा है। ट्रांसपोर्ट, सप्लाई और लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए कई मंत्रालयों को इसमें शामिल किया गया है ताकि तेजी से वैकल्पिक रास्ते तैयार किया जा सके। ये एक तरह से इकोनॉमिक काउंटर अटैक है जो दिखाता है कि ईरान लंबे खेल की तैयारी में है। अब यहाँ एक और दिलचस्प और महत्वपूर्ण मोड़ आता है, चीन की भूमिका। जब अमेरिका ने ब्लॉकेड की घोषणा की तो चीन ने पहले ही साफ कर दिया था कि उनके जहाजों को रोकने की कोशिश न की जाए। ये एक सीधी चेतावनी थी और जब वास्तविक स्थिति सामने आई तो खबरें यही बताती है कि चीन के कुछ टैंकर्स इस क्षेत्र से गुजरने में सफल रहे और अमेरिकी नेवी उन्हें रोक नहीं पाई। ये घटना अपने आप में बहुत बड़ी है क्योंकि ये दिखाती है कि अमेरिका हर जगह अपनी शर्तें लागू नहीं कर पा रहा है। इससे ये भी संकेत मिलता है कि अब यह संघर्ष सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहा बल्कि इसमें बड़ी ताकतें भी शामिल होती जा रही है। चीन का ये स्टैंड अमेरिका के लिए एक खुली चुनौती की तरह है और अगर आने वाले समय में चीन खुलकर ईरान के साथ खड़ा होता है तो यह समीकरण और भी जटिल हो जाएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई जिसने अमेरिका को भी झटका दिया। अमेरिका का एक अत्याधुनिक सर्विलेंस ड्रोन जिसकी कीमत करीब $238 मिलियन बताई जा रही है, मिडिल ईस्ट में क्रैश हो गया। ये MQ-4C ट्रिटन नाम का ड्रोन था जो बेहद संवेदनशील निगरानी उपकरणों से लैस था और इसका इस्तेमाल दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जाता है। शुरुआत में इस घटना को लेकर अमेरिका ने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी लेकिन बाद में इसे कंफर्म करना पड़ा। बताया गया कि ये ड्रोन अचानक ऊंचाई खो बैठा और फिर उसका संपर्क पूरी तरह से टूट गया। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल पाया। ये घटना कई सवाल खड़ी करती है, क्या ये तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे कोई और कारण था? क्योंकि जिस समय ये ड्रोन क्रैश हुआ उसी समय क्षेत्र में तनाव अपने चरम पे था। ऐसे में इस घटना को सिर्फ एक मंगल फंक्शन कहकर टालना आसान नहीं है। इस तरह की घटनाएं ये दिखाती है कि इस टकराव में सिर्फ जमीन या समुद्र ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का मोर्चा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर ये सब इस संघर्ष का हिस्सा बन चुके हैं और जब इतने एडवांस सिस्टम फेल होने लगते हैं तो यह चिंता और बढ़ जाती है। अब अगर पूरे परिदृश्य को एक साथ देखें तो साफ पता चलता है कि यह एक बहुत स्तरीय संघर्ष बन चुका है। एक तरफ सैन्य टकराव, दूसरी तरफ आर्थिक नाकेबंदी और तीसरी तरफ टेक्नोलॉजिकल मुकाबला। हर स्तर पे दोनों पक्ष एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या ये
टकराव यहीं तक सीमित रहेगा या फिर एक और देश को अपनी चपेट में ले लेगा, क्योंकि जिस तरह से चीन, रूस और अन्य देश अप्रत्यक्ष रूप से इसमें जुड़ते दिख रहे हैं, उससे ये खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम का तीसरा और सबसे खतरनाक पहलू सामने आता है, दूसरे देशों की एंट्री। यही वो स्टेज है जहां किसी भी क्षेत्रीय संघर्ष के वैश्विक युद्ध में बदलने का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहले बात करते हैं उन देशों की जो इस वक्त खुलकर या परोक्ष रूप से ईरान के समर्थन में खड़े होते नजर आ रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने खुद कुछ देशों का नाम लेकर उनका धन्यवाद किया है। इन देशों में स्पेन, चीन, रूस, तुर्की, इटली और मिस्र शामिल है। अब यहाँ एक और बात साफ समझनी जरूरी है, इन देशों का समर्थन एक जैसा नहीं है। कोई कूटनीतिक बयान दे रहा है, कोई आर्थिक रूप से साथ खड़ा है, तो कोई सिर्फ इजराइल की नीतियों की आलोचना कर रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इतना भी काफी होता है ताकत का संतुलन बदलने के लिए। सबसे अहम भूमिका यहाँ चीन और रूस की मानी जा रही है। चीन पहले ही हॉर्मुज के मुद्दे पे अपना रुख साफ कर चुका है कि उनके जहाजों को रोका गया तो वह चुप नहीं बैठेगा। वही रूस लगातार अमेरिका की नीतियों का आलोचना करता रहा है। अगर ये दोनों देश खुलकर ईरान के साथ खड़े हो जाते हैं तो ये सीधा सीधा एक बड़े वैश्विक टकराव का रूप ले सकता है, क्योंकि फिर ये सिर्फ क्षेत्रीय लड़ाई नहीं रहेगी बल्कि महाशक्तियों का महाभिरंत बन जाएगी। तुर्की और मिस्र जैसे देश इस समीकरण में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भौगोलिक रूप से बेहद संवेदनशील स्थानों पर स्थित है। इनके फैसले पूरे क्षेत्र के पावर बैलेंस को बदल सकते हैं। अगर ये देश सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा ही बदल सकता है। अब बात करते हैं इजराइल की स्थिति की। इजराइल इस वक्त दो मोर्चे पे लड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ हिजबुल्ला और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव। लगातार हमलों के बावजूद इजराइल ने साफ कर दिया है कि वह पीछे हटने वाला नहीं है और सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में जवाबी हमले और तेज हो सकते हैं, और अगर इजराइल ने बड़े स्तरों पे जवाब दिया तो इसमें और भी संगठन और देश शामिल हो सकते हैं। इसी बीच अमेरिका की भूमिका भी बेहद अहम हो जाती है। अमेरिका सीधे तौर पे इजराइल का समर्थन करता है और ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाता है। लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग है। अमेरिका खुद भी इस संघर्ष में नुकसान झेल रहा है, चाहे वो सैनिक के घायल होने की बात हो या फिर महंगे ड्रोन क्रैश होने की। इससे ये संकेत मिलता है कि यह संघर्ष अमेरिका के लिए भी आसान नहीं रहने वाला। अब यहाँ सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा है एक्सेलेरेशन, यानी धीरे धीरे हालात का इतना बिगड़ जाना कि उसे फिर रोक पाना किसी के बस में न रहे। अभी तक जो कुछ भी हो रहा है उसे सीमित संघर्ष कहा जा सकता है, लेकिन अगर एक भी गलती हो जाती है, जैसे किसी बड़े शहर पे सीधा हमला या फिर किसी बड़े शहर की सेना का खुलकर उतरना, तो ये पूरा क्षेत्र युद्ध की आग में झुलस सकता है। इतिहास गवाह है कि बड़े युद्ध छोटी छोटी घटनाओं से शुरू हुए हैं और इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो हालात है वो उसी दिशा में इशारा कर रहे हैं। हर देश अपनी ताकत दिखाना चाहता है, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यही स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अब सवाल ये उठता है कि इसका असर आम दुनिया पे क्या पड़ेगा। सबसे पहला असर होगा तेल की कीमतों पर। हॉर्मुज की खाड़ी अगर अस्थिर होती है तो तेल सप्लाई पे सीधा असर पड़ेगा और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे दिखेगा। पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, महंगाइयां बढ़ेगी और इसका असर आम आदमी की जेब पे पड़ेगा। दूसरा बड़ा असर होगा वैश्विक राजनीतिक पे। देशों के बीच नए गठबंधन बनेंगे, पुराने टूटेंगे। जो देश अब तक न्यूट्रल थे उन्हें भी पक्ष चुनना पड़ सकता है और यही चीज इस संघर्ष को और बड़ा बना सकती है। तीसरा और सबसे गंभीर असर होगा सुरक्षा पर। अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर दूसरे देशों पर भी फैल सकता है। साइबर अटैक, आतंकी गतिविधियां और छोटे छोटे क्षेत्रीय युद्ध, ये सब बढ़ सकते हैं। अंत में सबसे जरूरी बात, क्या इस स्थिति का कोई समाधान है? तो जवाब है हाँ, लेकिन वो आसान नहीं है। इसके लिए सभी पक्षों को एक कदम पीछे हटना होगा, बातचीत को प्राथमिकता देनी होगी और सबसे जरूरी विश्वास बहाल करना होगा। लेकिन मौजूदा हालात को देखकर ये कहना मुश्किल है कि ऐसा जल्दी हो पाएगा। फिलहाल मिडिल ईस्ट एक बार फिर इतिहास के उस मोड़ पे खड़ा है जहां से या तो शांति की ओर रास्ता निकलेगा या फिर एक और बड़े संघर्ष की ओर। आने वाले दिन तय करेंगे कि दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी। बाकी इस पूरे मामले को आप किस नजर से देखते हैं, आपकी क्या राय है, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।